नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे अभिव्यक्ति का पॉइजन या अभिव्यक्ति का जहर या जहर की अभिव्यक्ति। दरअसल अभिव्यक्ति का जो अधिकार संविधान ने हमें दिया है उसको लेकर पिछले कुछ सालों से बहुत सारी बातें हो रही है। किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संकट लगता है, कोई अभिव्यक्ति का इतना दुरुपयोग करता है कि गले कटने लग जाते हैं, कोई अभिव्यक्ति का इतना दुरुपयोग करता है कि देवी देवताओं के पोस्टर नग्न बन जाते हैं, और कभी अभिव्यक्ति के नाम पर ऐसी फिल्में बन जाती है जिसमें हाल ही की बात करें तो माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं। लेकिन ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का पॉइजन है। हमारा इसी पर फोकस है कि आखिर ये अभिव्यक्ति का पॉइजन है या पॉइजन की अभिव्यक्ति इस देश में हो रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर इसकी भी चर्चा जरूरी है क्योंकि देश भर में इस मुद्दे पर लोग कई बार देश छोड़ने की बात करते हैं कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हमें डर लगता है। और कुछ लोग इसलिए खामोश रहते हैं कि भले ही गले कट जाएं लेकिन देश हमारा है और हमें इसके साथ रहना है। तो ये बहुत सारे मुद्दे इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं, लोग इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि देश का संविधान अगर अभिव्यक्ति का अधिकार देता है तो फिर इसके उपयोग करने का भी हमको सलीका आना चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद 75वें साल में अगर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हमें शऊर नहीं है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विद्वान पत्रकार साथ रहेंगे, स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल जयराम शुक्ल जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी मैं आपसे करना चाहता हूं। जयराम जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। जयराम शुक्ल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। लगता है मेरी आवाज नहीं, अब आना शुरू हुई है। दरअसल अभिव्यक्ति का पॉइजन या पॉइजन की अभिव्यक्ति अभी जो कुछ देश में घटित हो रहा है, हमें लगता है कि ये पॉइजन की अभिव्यक्ति ज़्यादा हो रही है। हाल की घटना को जो अगर हम जोड़ें कि जो फिल्म बनी है काली, इस काली में लीला मनी में कलाई के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है मध्य प्रदेश में भी और देश के कई हिस्सों में। यहाँ से बात शुरू होती है। और अगर हम बहुत पीछे जाएं तो मकबूल फिदा हुसैन दुनिया के माने हुए चित्रकार थे जिन्होंने कई मशहूर चित्र बनाए और वो करोड़ों में बिके। लेकिन उन्होंने भी जो चित्रकारी की थी, कई बार उस पर भी लोगों ने ऐतराज़ किया और कहा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अगर आप अश्लील चित्र बनाएंगे तो ये अभिव्यक्ति के नाम पर मंजूर नहीं। वहाँ से शुरू होकर बात आ गई है काली पर। और इसके बाद हम बात करेंगे जो हर साल होता है कि कभी महाआरती सड़क पर होती है, कभी नमाज सड़क पर पढ़ी जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल के पास में एक शिक्षण संस्थान है, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने पर विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने ऐतराज़ किया और उन पर फाइन किया। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर ऐतराज़ करते कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर भारत में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर कहाँ पढ़ा जाएगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में कि वो जहर है या फिर हमारे लिए अधिकार है, आपकी राय? पहली चीज ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जी, मूल मसला ये है जी, इसका दायरा क्या है। अंग्रेजी में एक स्थापित सिद्धांत है कि योर नॉट स्टॉप वेयर अदर स्टार्ट। आपकी हद वहाँ खत्म होती है जहाँ से दूसरी शुरू। जयराम जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है जी। हाँ जी। एक अंग्रेजी का स्थापित सिद्धांत है। अब आ रही आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। योर नॉट स्टॉप वेयर अदर स्टार्ट। आपकी हद वहाँ खत्म होती है जहाँ से दूसरे की हद शुरू होती है। मुश्किल ये है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की जो एक महीन रेखा है, लोग उसको लांघ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मान लेते हैं। दुनिया के किसी भी संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की इतनी पराकाष्ठा नहीं है कि आप अपनी अभिव्यक्ति से दूसरे की अभिव्यक्ति को आहत करें। पहली चीज जी। दूसरी चीज कि इन दिनों जो ये दौर चल रहा है, जो काली का अभी प्रसंग उठा या नूपुर शर्मा का इससे पहले प्रसंग उठा या इस तरीके के प्रसंग स्वीडन में वो एक कार्टूनिस्ट को लेके उठा था, तस्लीमा नसरीन को लेके भी एक मसला उठा था। तो ये मसले कोई आज के नहीं है, ये इतिहास में जब से मानव की सभ्यता शुरू हुई तब से शुरू हुए। आप देखेंगे कि कोपरनिकस और गैलीलियो को भी चर्च ने सजा दी थी। उनने कहा कि सूर्य जो है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है।
गैलीलियो और कोपरनिकस महान वैज्ञानिक रहे, फिर उनके सिद्धांत को दुनिया ने माना। सुकरात को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हद में रखने के लिए भी उसको जहर का प्याला दिया गया। सवाल ये है कि आप जो व्यक्त कर रहे हो उसका तार्किक आधार क्या है, उसका लोकव्यापी महत्व क्या है, उसमें बहुत लोगों का बहुत हित है कि नहीं है, ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर निर्भर होना चाहिए। कभी कभी हमारे यहाँ के सिद्धांत हैं कि कभी कभी सत्य चीजें होती हैं, लेकिन यदि वो कटु हैं और समाज में और व्यापक संदर्भ में वो स्वीकार्य नहीं है तो उनको नहीं व्यक्त करना चाहिए। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से इन सब का पॉलिटिकलाइजेशन हो गया है, सब एक दूसरे के बरक्स है। हमारा सनातन धर्म के ओर छोर का आदि अंत का कोई पता नहीं है। हजारों वर्ष पुराना, 5000 वर्ष पुराना, जब दुनिया में कोई सभ्यताएं नहीं थी, जब दुनिया में कोई संस्कृति और धर्म नहीं थे, तब सनातन धर्म था। और जितने भी धर्म हैं वो सब एक इसी की शाखा से निकले हैं। तो धर्म कब निकलते हैं? जब मूल धर्म से वो असहमत होते हैं। ईसाइयों में देखिए तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, और मुसलमानों में आप देखिए तो शिया हैं, सुन्नी हैं, दाऊदी बोहरा हैं और अहमदिया हैं। तो इस तरीके से हमारे सनातन धर्म से ही बौद्ध निकला, हमारे सनातन धर्म से ही जैन निकला, हमारे सनातन धर्म से ही सिख धर्म निकला। तो इस तरीके से हर धर्म में जब असहमति होती है तो एक नया पंथ खड़ा होता है, लेकिन वो एक तार्किक तरीके से, तथ्यपूर्ण तरीके से होता है, वो किसी को आहत करने की दृष्टि से नहीं होता है। इस समय जो ये एक दूसरे पर लांछित करने की और बात करने की बात हो रही है, उसके पीछे न तो कोई तर्क है न कोई तथ्य है, और ये डेलिबरेटली एक दूसरे को इंसल्ट करने के लिए इस तरीके की अभिव्यक्तियां की जा रही हैं। खास तौर पे जो ये काली माँ की को सिगरेट पिलाने का, ये निश्चित तौर पे डेलिबरेटली एक एजेंडे के तहत इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके की थीम, इस तरीके की फिल्म सामने आई है। उनके पीछे न कोई तर्क है न कोई तथ्य है। वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में उपभोग करने वाली हैं जो लीना जी हैं, और उनको ये मालूम था कि उनकी फिल्म आने के बाद उनकी चर्चा होगी, जो शून्य में थी, जिनको कोई नहीं जानता था, एकाएक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, और उनके पक्ष में भी एक संप्रदाय या कुछ लोग या एक बड़ी आबादी खड़ी हो सकती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर एक गाइडलाइन, एक तो समाज की गाइडलाइन अपनी होती है स्वीकृति और अस्वीकृति की, और एक संविधान सम्मत, किसी राष्ट्र की संविधान सम्मत गाइडलाइन होती है, उसको बड़ी अच्छे तरीके से स्पष्ट करना चाहिए, और हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पे करता है। यद्यपि ये अपवाद था जो कि नुपुर शर्मा को लेके हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपना लिखित वर्डिक्ट के अलावा जो टिप्पणी की, ये तो अस्वीकार्य है जिस तरीके से उन्होंने। असल में जयराम जी, दरअसल जो काली फिल्म बनी है उनको बनाने वाली को भी अब भारत में डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है उन पर, जबकि ये वैसे ही एक कहावत है कि आप चोरी भी कर रहे हैं और आंखें भी दिखा रहे हैं, आप गलती भी कर रहे हैं और आप संविधान की अभिव्यक्ति पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो मैं घर में बच्चा भी यदि स्वच्छंद होगा तो वो बुजुर्गों से डांट पाएगा, मार पाएगा। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में ये अंतर सबको समझना चाहिए। बिल्कुल। एक तो ये है कि अगर गला काटने की बात देश में होती तो ये तमाम लोग, एक पूरा वर्ग खामोश होता है, और जिनका गला कटता उनको देश में कभी डर नहीं लगता। और जो किसी पर आक्षेप लगाते हैं, चाहे वो फिल्म के नाम पर, चाहे वो चित्र बनाने के नाम पर, उन्हीं को डर लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति का एक तरह से विष बमन है, अभिव्यक्ति का पॉइजन है, और उस पॉइजन को लोग अभिव्यक्ति का नाम दे रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश शर्मा जी, दरअसल ये जो पूरा मामला है बहुत ही संजीदा है, बहुत ही पेचीदा है, और लोग इस पर बहुत संभल कर बात करते हैं। सबको लगता है कि कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी को आहत करे। यही हमारी देश की असल संस्कृति है कि हम कुछ भी बात अगर कहते हैं तो उस पर बड़ा ख्याल रखते हैं कि किसी दूसरे आदमी को चोट ना पहुंचे। लेकिन जो लोग चोट पहुंचा रहे हैं, जो गले काट रहे हैं, जो सड़क पर आंदोलन करते हैं आज़ादी के नाम पर, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि ये क्या अभिव्यक्ति का विष बमन है, पॉइजन है? आपकी राय?
देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये अभिव्यक्ति का विषैलाकरण है, बल्कि इसको कहा जाए कि विष की ही अभिव्यक्ति है। और ये विष की अभिव्यक्ति अगर होती है तो केवल हिंदू समाज के ऊपर ही होती है। आप फिल्में अगर देख लें तो उसमें किस तरह की फिल्में बन रही हैं, लेखन किस तरह, आपने खुद ही एक चित्रकार का नाम लिया कि किस तरह के उन्होंने चित्र बनाए गए थे। तो जब देखो, अच्छा आप अगर इतिहास में भी आप देख लें तो जो दो शासक एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी हिंदू धर्म के मंदिरों पर आघात दोनों ने मिलकर के ही पहुंचाया। तो कुल मिलाकर के जैसे शेर शाह सूरी और हुमायूं दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन दोनों ने मंदिर तोड़े। तो कुल मिलाकर के हिंदू समाज को ही टारगेट करने की लगातार कोशिश हुई, फिल्मों से भी हुई है, लेखन से भी हुई है, इस तरह के चित्र प्रदर्शनी से भी हुई है। मुझे आप बताइए, दुनिया में इतने धर्म हैं, इस्लाम भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है और बहुत सारे धर्म हैं, क्या किसी दूसरे के प्रतीक को लेकर के इस तरह की फिल्में बनी हैं? क्या किसी दूसरे प्रतीक को लेकर के इस तरह के चित्र आए हैं? कभी नहीं आए। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर ही आघात किया जाता है, भीतर से भी किया जाता है और बाहर से भी किया जाता है। मैं समझता हूँ जो 1000 साल से हिंदू धर्म पर आक्रमण चल रहे थे, ये उसकी प्रतिलिपि है। अब धीरे धीरे लोगों में थोड़ा सा आ रहा है। आप मुझे बताइए कि एक अगर कमरे के भीतर, जिस शिक्षण संस्था का आपने उल्लेख किया है, उन्होंने कमरे के भीतर मान लीजिए 5-10 बच्चों ने अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो क्या अपराध होगा? लोग खुले में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ सकते हैं, दफ्तर के अंदर कमरे में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हॉस्टल के कमरे में हनुमान चालीसा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ, मैं सहमत हूँ नरोत्तम मिश्रा जी के, भाई हनुमान चालीसा भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? तो अभिव्यक्ति का विष्करण है और केवल उसके लिए टारगेट हिंदू समाज ही है। राहुल जी, हम इस बारे में संविधान के अनुसार संतुलित चर्चा भी करना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि मेरे ख्याल से राहुल जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहुल जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं जयराम जी की तरफ आऊँगा। जयराम जी, इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि साफ लाइन लेने की ज़रूरत है। राहुल जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। दरअसल राहुल जी, इस पूरे मामले में पूरा भारत देश संतुलन का देश कहा जाता है और संतुलन बना के चलते हैं। चाहे विरोधी के बारे में कुछ कहना तो भी बड़ा संतुलित अंदाज में कहते हैं। अब जो स्थिति है, काली फिल्म बन गई है, उसमें सिगरेट पिलाने वाली जो निर्माता निर्देशक है वही कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है, गलती भी कर रहे हैं और डर भी लग रहा है, जिसे कहते हैं कि आप चोरी भी कर रहे हैं और सीना चोरी भी कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति का ये जो विष वमन हो रहा है, जो पॉइजनिंग हो रही है, इस पर क्या राय है? क्या देश में अब एक नई विचार की जरूरत है? मैंने शुरुआत में कहा था, शायद आप सुन नहीं पाएंगे, कि जैसे अमेरिका में हथियारों की खरीद फरोख्त खुलेआम होती है, खिलौने की तरह लोग हथियार लेते हैं, लेकिन वो जो पुराने अमेरिकन थे उन्होंने बहुत कम ऐसी घटनाएं जब गोलीबारी करके हत्याएं की। पिछले 5-7 सालों में वहाँ घटनाएं बढ़ी तो अमेरिका के कानून ने वहाँ रोक लगाने की बात की। क्या देश में इस बात का हमें तमीज़ नहीं है, हमें इस बात का शऊर नहीं है कि हम आज़ादी की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस तरह से उपयोग करें? अगर किसी को हम लगातार ठेस पहुँचा रहे हैं तो क्या कुछ दिनों के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को मुलतवी नहीं कर देना चाहिए? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर देश में चर्चा होगी और होनी चाहिए। आपकी राय? राघवन जी, ये बात सच है कि हमें संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यही था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको दी गई थी। लेकिन हुआ ये कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली लोगों को, वो सीमा लांघ गए लोग। अब मतलब ये सिखाया ही नहीं जा रहा है, अब ये बताया ही नहीं जा रहा लोगों को कि आपको कितनी स्वतंत्रता है। मतलब लक्ष्मण रेखा लांघने में बिल्कुल हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल आगे चले गए। यहाँ तक की स्थिति आ गई है कि यहाँ के सर्वोच्च पद हों या फिर सर्वोच्च लोग हों या शीर्षस्थ लोग हों या सशस्त्र संस्थाएं हों, या यहाँ तक कि देश के बारे में भी लोगों के मुंह बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय क्षति पहुंचती है। राहुल जी, आपकी एक बात पर थोड़ा संक्षेप करना चाहता हूँ। आपने कहा कि लोगों को सिखाया नहीं जा रहा है, 70 साल बाद भी लोगों को सिखाया जा रहा है कि हाथ धोकर आप खाना खाइए। ये जानबूझकर किया जा रहा है। इस देश के भीतर हमें समझना होगा कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है। ये सिखाने की बात नहीं, सब सीखे हुए लोग हैं। आप देखिए कि जो लोग आज़ादी की सीमा रेखा तोड़ रहे हैं अभिव्यक्ति की, वो सामान्य नहीं है, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जी, बात करें। राघवन जी, ये आप मान के चलिए कि ये षड्यंत्र जिस बात पे आप इशारा कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं से एक साजिश, एक षड्यंत्र की तरह है किसी की। मतलब ये किसी देश की पूरी संवैधानिक संस्थाएं हो, यहाँ का जो पूरा सामाजिक ढांचा हो या आर्थिक ढांचा हो, उसको तहस नहस करने की
जो साजिश या षड्यंत्र रचा जाता है वो बहुत दूरगामी होते हैं। अब इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देने लगा है, अब हर क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है कि लोग रुकने को बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहे हैं और कहीं से भी जो भी मिल रहा है वहां से बोल दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता संविधान में हमको दे दी गई थी, इससे थोड़ा सा अंकुश या इसमें एक लक्ष्मण रेखा, या कहते हैं ना कि जब तक कि पुलिस का डंडा नहीं पड़ता अपराधी जो है खुलेआम घूमता है। तो जहां डंडे पड़ने लगते हैं, कानून जहां सख्त हो जाता है, वहां लोग, आप देखिए कोरोना की जो बात आप कर रहे थे कि वहां लोगों को सिखाया जा रहा, तो वहां कानून ने ही सिखाया, वहां प्रशासन ने ही लोगों को सिखाया कि आपको हाथ धोना है, आपको मास्क पहनना है, इसके बाद ही आपको सड़कों पे निकलना है। तो जब पुलिस का डंडा हुआ, चालान कटने लगे और लोगों को जब मारपीट की गई, तब जाकर लोगों को शऊर आया कि हमें मास्क पहनना है, हमको हाथ धोना है, और डिस्टेंस बना के रखना है, सामाजिक दूरी बना के रखना है। तो उस समय राहुल जी, कुल मिलाकर कानून के डर की जरूरत है, कानून का जो डर है वो जरूरी है। अभिव्यक्ति का अगर कोई दुरुपयोग करेगा, कोई उसका विषैलाकरण करेगा, तो फिर उस पर कानून का डंडा चलना चाहिए। लेकिन ये जैसा शुरुआत में कहा था बहुत कि अभिव्यक्ति और उसके साथ साथ हमारे स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारिता, और इसमें बहुत बारीक सा फर्क है। मैं आऊँगा आपके पास। जयराम शुक्ल जी, दरअसल जी ये जो स्वेच्छाचारिता है, स्वच्छंदता है, इसको काबू में करने के लिए कानून के डर की जरूरत है। चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे सार्वजनिक जीवन की बात करें, यहाँ पर अगर सख्ती नहीं होगी तो फिर गले काटने की बातें भी होंगी, काली फिल्म में सिगरेट भी पिलाई जाएगी और फिर दीगर चीजें भी होंगी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। आपकी राय? संविधान में आईपीसी सीआरपीसी में ये प्रक्रिया है कि आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं, आप अभिव्यक्त में किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, उसके लिए कानून बना हुआ है। और उसके लिए वही तो सब जो एफआईआर दर्ज होती हैं और कानून, तो सवाल ये है ना कि उसको विधिसम्मत, अब इसमें क्या है ना, एक समूह खड़ा हो जाता है। जब इस तरीके की बातें आती हैं तो दो समूह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और जैसे वो नूपुर शर्मा के मसले में एक पूरा समुदाय, एक पूरा समूह खड़ा हो गया, और ये काली वाली अभिव्यक्त में भी एक पूरा समूह और समुदाय खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनको एक नजीर, उनको एक दृष्टांत कायम करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का, किसी भी धर्म की, किसी भी मान्यता की। ये हमारे संविधान का सार तत्व है कि हम किसी के धर्म, किसी की मान्यता, किसी की आस्था पर चोट नहीं करेंगे, हम जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारे संविधान की मूल आत्मा है। यदि ये हमारे संविधान की मूल आत्मा है और ये कानूनी रूप से इसका रूप दिया गया है कि हम किसी को आहत नहीं करेंगे, तो न्यायिक संस्थाओं को एक कड़ा दृष्टांत स्थापित करना चाहिए कि आपने ये काम कानून के विरुद्ध किया है और आपको ये सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये जयराम जी, एक बात है, कानून के पास जाने में तो वक्त लगेगा, हमें लगता है कि संविधान या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, एक यूपी राज्य उदाहरण के तौर पर मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, वहां उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। आप देखिए कि अगर कोई चीज कोर्ट में जाएगी फिर उस पर फैसला आएगा, तब तक देर हो जाती है। उन्होंने दंगाइयों के पोस्टर बनाए और उनकी संपत्ति कुर करके पीड़ितों में बांट दी। ये सीधा सा एक्शन है। अगर पुलिस इस पर, संविधान में सब चीजें हैं लेकिन एक्शन तो पुलिस लेगी। अगर पुलिस कठोरता बरतेगी तो यूपी ने साबित किया कि पुलिस ने अगर कानून का डर पैदा किया लोगों में तो फिर शांति भी आई है। बाकी देशों के राज्यों की तुलना में यूपी थोड़ा सा ठीक चल रहा है अभी। कार्रवाई होती है, ये जो है प्रोहिबिटरी एक्शन होता है जी, जिसको हम कहते हैं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि यदि उसको ऐसा लगता है किसी के कृत्य से कि समाज में विद्वेष फैलेगा, उसके इस एक्शन से ये होगा, तो वो बिना कोर्ट में जाए ही उस पर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि हम हर चीज के लिए अगर कोर्ट का मुंह देखेंगे तो कोर्ट का अपना प्रोसेस है। जब कानून ने सारे चीजें दे रखी है, पुलिस है, पुलिस के पास सिस्टम है, संविधान है, आईपीसी की धाराएं, उस पर कार्रवाई करे। और यूपी ने बता दिया कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो नतीजे सामने आएंगे। नहीं, पुलिस फैसला तो नहीं ले सकती है ना, नहीं, वो कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई करने की बात हो रही, कानून ने सब कुछ दिया हुआ है। अगर हर चीज के लिए कोर्ट के पास जाएंगे, ये तो कानून सम्मत है। ये तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का, कोई धार्मिक विद्वेष फैला रहा है तो पुलिस उसको जाके रोके, 10 डंडे मारे, ये पुलिस के पास अधिकार है। बिल्कुल। और इसी अधिकार का उत्तर प्रदेश में उपयोग हो रहा है। लेकिन इस अधिकार की भी एक सीमा रेखा है। आप अदालत नहीं बन सकते हो ना, आप तो अभियोजक हो कि इसने ये गुनाह किया है,
वो जब सीमा रेखा आएगी तब कोर्ट में जाने की जरूरत है। अभी तो जो काम हो रहा है जयराम जी, उसी पर लोग खामोश बैठे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि दो पक्ष खड़े हो जाते हैं, एक पक्ष हल्ला मचाता है नुपुर शर्मा के मामले में और लीना के मामले में दही जमा लेता है मुंह में। तो ये जो दो चीजें जब आती है तो यहीं से संतुलन गड़बड़ होता है। जिस संतुलन की आप बात कर रहे हैं, जिस संतुलन की राहुल जी या रमेश शर्मा जी बात कर रहे हैं, जिस संतुलन की हम बात कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पर आकर गड़बड़ हो जाता है। वहां फिर ना तो लोग कोई पदक लौटाते हैं, ना पुरस्कार वापस करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना गला काटने पर, ना देवी काली को सिगरेट पिलाने पर। नहीं, ये तो देखिए एक एजेंडा है जी। ये तो एक एजेंडे जो टूल किट का एक प्रचलन चला है ना, एक पूरा एक्शन प्लान बन जाता है कि हमको इस मसले में इस देश में ये भड़काना है। देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं तब बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी राष्ट्रपति का चुनाव था, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला भी होना था कि गुजरात के दंगों में इनको अभियुक्त बनाया जाए, मोदी जी को, या नहीं बनाया जाए। ये सब टूल किट का मसला है कि किसको कहाँ पे इंसिस्ट करना है, किस मौके पे करना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो इस देश में आप देखोगे कि हर घटनाएं इस देश के टाइमिंग के साथ, जब भी कोई राष्ट्र हित में बड़े फैसले होते हैं, लोक हित में बड़े फैसले लेने होते हैं, उसी समय आप चाहे किसान के आंदोलन को देखें या ये जो ये शाहीन बाग वाला देखें या उसके बाद से आप इनकी क्रोनोलॉजी देखें, तो ये तभी ये एक्टिव होते हैं जब राष्ट्र हित में, लोक हित में कोई फैसला सरकार लेती है या लेने जा रही है। बिल्कुल। मैं समय की कमी मेरे पास रमेश शर्मा जी, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि ये एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है। रमेश शर्मा जी, एजेंडा कोई भी हो, सबसे पहले देश के मामले में, कानून के मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का अगर लत पड़ जाए, उसको आदत पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि आधी समस्या तो वैसे ठीक हो जाती है। हर काम के लिए अगर हम सरकार के पास जाएंगे, कानून के अलावा कोर्ट में जाएंगे, तो बहुत सी चीजें, जो गलत चीजें, वो डेवलप हो जाती है। मुझे लगता है कि कानून या पुलिस के डंडे में अगर ताकत होगी तो कई सारी बदमाशी एजेंडा तो नीचे ही ध्वस्त हो जाते हैं। आपकी राय, चाहे मामला काली जी को सिगरेट पिलाने वाला हो या सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन करने का हो, आपकी बहुत इसमें विस्तार। निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही। पुलिस अगर सक्षम होगी, सक्रिय होगी, और पुलिस का रौब दौब होगा, तो मान करके चलिए कि आधे अपराध अपने आप वैसे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं पुलिस का रौब दौब होना चाहिए और उसका दबाव रहना चाहिए। इसके साथ साथ समाज को भी तो ये चाहिए कि वो क्या करें और क्या ना करें। उनको भी तो कम से कम दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। किसी चीज की जितनी भावनाएं उनकी अपनी हैं, जितना मान अपना है, उतना ही मान दूसरे का है। दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए और पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त होना ही चाहिए। कई बार तो पुलिस के कानून में प्रावधान है, वो स्वयं संज्ञान ले सकते हैं, वो शिकायत करने का भी रास्ता ना देखें, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तुरंत अगर एक्शन लें, तो मैं समझता हूं देश का माहौल उससे ठीक बनेगा। दरअसल जब पुलिस ने जहां वहां दो चीजें निकल कर आई हैं रमेश शर्मा जी। एक तो ये कि पुलिस कई बार मनमानी करती है, लेकिन पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है। अगर पुलिस मनमानी करती है तो पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के लिए डीजी तक का उनका विभागीय मामला है। उससे भी ऊपर अगर आपको जाना तो गृह मंत्री होते हैं। उससे भी ऊपर अगर पुलिस गड़बड़ कर रही तो देश की अदालतें भी होती हैं। लेकिन आप पुलिस के हाथ बांध देंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे कि ये समस्या नासूर बने और फिर हम इसका बड़ा ऑपरेशन करें, तब तक देश को बहुत नुकसान हो चुका होता है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें नमाज पढ़ने की बात भी नहीं है, इसमें सड़क पर आरती करने की बात भी नहीं है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है, इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और जैसा जयराम जी कह रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत कर रहे हैं। हाँ। और जब जब देश महत्वपूर्ण फैसला करता है, तब तब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश में बखेड़ा किया जाता है। मैं एक छोटी सी बात के साथ इस चीज़ को थोड़ा सा रोकूंगा कि जब सरकार ने फैसला किया कि अग्निपथ पर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, ये एक ऐसा फैसला था कि जो दुनिया के कई देशों में ये लागू किया गया है। लेकिन इस पर देखिए आपकी 3 दिन के भीतर 10 राज्यों में इतनी जबरदस्त हिंसा हुई कि 25 लाख करोड़ के आसपास देश की संपत्ति नष्ट हो गई। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको पता नहीं था कि वो किस लिए आग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जयराम शुक्ल जी कह रहे हैं कि एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, इस पर भी पुलिस काम कर सकती है, इंटेलिजेंस की सर्विस काम कर सकती है, और कठोरता की जरूरत है। एक एक वाक्य में अगर जयराम जी और राहुल जी आपको टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा समाप्त हो जाएगी। राहुल जी, बहुत संक्षेप में 2 लाइनों में। ये सीधी बात ये है कि ये जो उल्लंघन हो रहा है, ये सारी चीजें ये है कि यदि आप देखेंगे तो सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा इस उल्लंघन को आगे किया है और सबसे ज्यादा यही सुविधाएं लोगों को मिली हुई है, और इसकी वजह से पूरा का पूरा वातावरण एकदम से बिगड़ा है। जयराम शुक्ल जी, आपकी इसमें राय?
ऐसी बातें फिल्टर्ड होनी चाहिए और हमारी मीडिया को भी एक दायित्व और एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी मैंने देखा कि जिस कार्यक्रम में महुआ मोइत्रा ने काली को लेकर बात की, वो बिल्कुल प्रायोजित था और ये कहवाने के लिए ही वो आयोजन रखा गया था जी कि कोई कंट्रोवर्सी मुंह से निकले और उससे देश लपक ले, उनकी टीआरपी बढ़े। तो इस तरीके के प्रपंच नहीं रखने चाहिए। मीडिया को मानना चाहिए कि देश बड़ा है, उनके धंधे से, उनके व्यवसाय से, उनकी टीआरपी बिल्कुल। से ये समाज बड़ा है। बिल्कुल। और इस तरीके की कहीं कोई बहस, बहुत सारी जी। बहस जो है, आप नुपुर शर्मा की बहस को देखो जी। तो क्या होता है, आजकल हमारी मीडिया मुंह से कहवाना चाहती है। जी जयराम जी, चर्चा के लिए वक्त नहीं है। रमेश शर्मा जी, देश बड़ा है, मीडिया को भी ये समझना चाहिए। आपकी 2-3 वाक्यों में राय। निश्चित रूप से भाई, देश सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है और उसमें नागरिक सबसे बड़े हैं। हमेशा दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें और पुलिस के हाथ खुले हों। ठीक है, कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस को संयम की भी ट्रेनिंग दी जाए, सकारात्मकता की ट्रेनिंग दी जाए। मैं समझता हूं देश सबसे बड़ा है और उसके हित में काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम सबका कहना ये है कि अभिव्यक्ति का जो पॉइजन है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि देश पहले है, धर्म और मजहब मुझे लगता है कि उसके बाद आते हैं, क्योंकि देश रहेगा तो धर्म रहेंगे और मजहब रहेंगे। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।